इजराइल ईरान महायुद्ध जारी है। फिलहाल ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए फाइनल ऑर्डर टाल दिया है। तो ईरान पर अटैक का ऑर्डर 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। व्हाइट हाउस ने जारी किया है ट्रंप का संदेश। तो कूटनीतिक संभावना तलाशते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र ने बुलाई दूसरी आपात बैठक। तो देखिए, इजराइल ईरान से युद्ध विराम का आग्रह भी किया गया है। तो इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरीके से जंग लगातार जारी है, इसी बीच अब उससे युद्ध विराम का आग्रह किया गया। तो वही डोनाल्ड ट्रंप ने अब 2 हफ्ते तक कह दिया है कि वो कुछ भी बड़ा नहीं करेंगे। तो बैकफुट पर ट्रंप जो है 2 कदम पीछे ट्रंप आ चुके हैं, और लेकिन ट्रंप रुकेंगे नहीं, ये बात भी तय है। अगर ईरान ने उन शर्तों को नहीं माना, अगर ईरान ने बातें नहीं मानी, तो ट्रंप रुकेंगे नहीं, ये बात तय है। लेकिन ईरान की तरफ से भी कहा दिया गया है कि खामनेई बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। खामनेई ने कह दिया कि हम व्हाइट हाउस के दबाव में आकर कोई भी अहम फैसला नहीं लेने वाले हैं। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध लगातार बढ़ता हुआ, और इसी बीच अमेरिका ने भी कूटनीतिक तरीके से किस तरीके से इस युद्ध विराम को लेकर जाना है, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम कराना है, इसके ऊपर अब सोचना शुरू कर दिया है। तो ट्रंप ने कहा है कि मैं हमला करूंगा भी और नहीं भी। तो दोनों ही बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। हालांकि कई बड़े संकेत भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए। Situation in Iran. I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव को आप सुन रहे थे, कैरोलिन लेविट ने भी साफ कह दिया है कि ट्रंप जो है 2 हफ्ते के लिए उन्होंने फाइनल ऑर्डर को टाल दिया है। 2 हफ्ते तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, 2 कदम ट्रंप पीछे आ चुके हैं। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए अपना फाइनल ऑर्डर टाल दिया है। ईरान पर अटैक का ऑर्डर 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप का संदेश जारी किया है। तो कूटनीति की संभावना तलाशते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप अब पूरी कोशिश करेंगे कि कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध को रोका जाए और कुछ बड़ा कदम ट्रंप की तरफ से ना लिया जाए। लेकिन ट्रंप ने एक बात भी साफ कर दी है कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो कुछ बड़ा किया जा सकता है, और ये बड़ा क्या होगा अभी तक इसको लेकर किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। तो पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। हालांकि ट्रंप ने अगर 2 कदम पीछे लिया है तो इसकी भी बड़ी वजह है। तो देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश साझा करते हुए कहा कि इस बात की संभावना है कि ईरान के साथ निकट भविष्य में बातचीत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसी आधार पर राष्ट्रपति अगले 2 हफ्तों में कोई निर्णय लेंगे। वे शांति के हिमायती हैं, वह शक्ति के माध्यम से शांति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अगर कूटनीति की संभावना होगी तो राष्ट्रपति उसे जरूर अपनाएंगे, लेकिन अगर ताकत दिखाने की जरूरत पड़ी तो वह उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात साफ साफ अमेरिका की तरफ से कह दी गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से कैरोलिन लेविट ने कह दिया है और ट्रंप का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। तो अब पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर कि आखिर 2 हफ्ते बाद ट्रंप की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है। तो वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं हमला करूंगा भी और नहीं भी। अगला हफ्ता बहुत अहम होगा, शायद इससे भी कम समय में फैसला हो जाएगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं, उस बात से अब कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि अमेरिका कब बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो हमला कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ईरान नहीं मारेगा तो कुछ बड़ा होता हुआ ही दिखाई देगा। तो वहीं देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया है। उनका कहना है कि तेहरान के तानाशाहों को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। अब सबकी निगाहें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि ट्रंप का फैसला इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकता है।
तो ये बयान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही इजरायल और ईरान के बीच में ये युद्ध चल रहा हो, लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर क्या रुख होता है, अमेरिका का क्या कदम होता है, ये इस युद्ध के लिए काफी निर्णायक होगा। तो एक एक करके सभी के बयान आते हुए और सभी ने अपनी बातों को खुलकर रख दिया है। तो देखिए, इजरायल ईरान महायुद्ध तेज होता जा रहा है और ये संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ है, जिसमें आईडीएफ का ईरान पर बड़े अटैक का दावा है। आईडीएफ के 60 लड़ाकू विमानों ने अटैक किया है, तो ईरान के 20 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। ईरान के 2/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का भी दावा है। तो ईरान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गए, साथ ही साथ 1300 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बात इजरायल की करें तो इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने 90% हमले विफल कर दिए हैं और यही वजह है कि इजरायल में सबसे कम मौतें हुई हैं और ये आंकड़ा 24 बताया जा रहा है। तो देखिए, लेकिन ये युद्ध लगातार तेज होता हुआ, क्योंकि इजरायल की तरफ से भी ईरान के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है। तो ईरान के जवाबी हमले क्या हैं, ये भी जान लीजिए। ईरान ने भी इजरायल पर जोरदार अटैक किया है। 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली सेजल मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव में बड़े पैमाने पर नुकसान का भी दावा कर रहा है ईरान। तो इजरायल पर 370 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी ईरान की तरफ से दागी गई हैं। लेकिन वो बात अलग है कि इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद काफी सक्रिय है और इसी वजह से इजरायल को नुकसान कम हुआ है। लेकिन नुकसान नहीं हुआ ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इजरायल में कई इलाकों पर बम गिरे हैं, जिसकी वजह से वहां पर भारी नुकसान हुआ। तो देखिए, इजरायल और ईरान का युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि कोई भी इजरायली हमलों से बच नहीं सकता। नेतन्याहू का सीधा संदेश अयातुल्लाह खामनेई के लिए है और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और ईरान के बीच बहुत भीषण जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर खामेनेई सहित कोई भी महफूज नहीं है। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि हम ईरान से इजराइल पर हमले की पूरी कीमत वसूलेंगे। इससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने अयातुल्लाह खामेनेई को मॉडर्न हिटलर बताया। काट्स ने कहा कि खामेनेई जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली सेजिल मिसाइल से हमला किया, जिससे तेल अवीव में बड़े पैमाने पर झटके महसूस किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ईरान और इजराइल के बीच में लगातार हमले जारी हैं। एक एक करके दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी बड़े बयान सामने आ चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहित, अब एक बड़ा बयान और एक नई बात अमेरिका की तरफ से सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 2 हफ्ते के लिए ट्रंप जो है बैकफुट पर आ गए हैं। 2 हफ्ते तक वो सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है मोहित? और देखिए राधा, आपको बताना चाहूंगा कि ईरान और इजराइल के युद्ध को 8वां दिन है और 8वें दिन दोनों देशों ने अरबों खरबों रुपए इसमें बर्बाद कर दिए हैं। 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक इजराइल इसमें बर्बाद कर चुका है और पहले दिन जब उसने ईरान पर हमला किया तो लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा उसने खर्च कर दिए। उसी तरीके के कमोबेश हालात ईरान के साथ भी हैं। दोनों की जीडीपी भी लगातार बहुत तेजी से नीचे जा रही है। अब आप एक बात समझिए, अमेरिका जिस तरीके से अब ये कह रहा है, और अमेरिका में आपको सीधे बताऊं, व्हाइट हाउस का जो भी बयान
बयान होता है, आप उसका मतलब निकाल सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस साफ साफ ये कह रहा है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका इस पर डिसीजन ले सकता है कि ईरान पर किस तरीके से बमबारी करनी है, किस तरीके से अटैक करना है, किस तरीके से मिसाइल हमलों को और धार देनी है। यही वजह है, क्योंकि आप देखिए इस बीच में यह भी बताया जा रहा है कि कई सारे कार्गो विमान से अमेरिका ने इजराइल के पास जंगी जो सामान होता है, यानी कि उसमें आप अलग अलग तरीके के आप हथियार मान लीजिए, दूसरे ड्रोन्स मान लीजिए, ऐसी कई सारी चीजों की सप्लाई की है। इधर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जॉर्डन हो, चाहे वो संयुक्त अमीरात हो या फिर वो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हो, आप देखिए साफ तौर पर अमेरिका ने ऐसे 6 से 8 अलग अलग देशों के साथ मिलकर उनके एयर बेसिस के इस्तेमाल करने की भी परमिशन ली है। यानी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो अगले 6-7 देशों के साथ भी उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल करेगा। ये ठीक उसी तरीके की तैयारी हम कह सकते हैं जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए थोड़ा सा टाइम लिया था, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन आप समझिए कि भारत की टेंडेंसी जो है, भारत की जो रणनीति है, अमेरिका उसके आसपास भी नहीं है, दूर दराज भी नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उनकी बातों का कुछ और मतलब निकाला जाता है। और यकीनन आप मान लीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रंप हमेशा बंदर घुड़की देते हैं। वो इससे पहले भी ईरान के साथ इस तरीके की चीजें कर चुके हैं कि साहब हम हमला कर देंगे, हम अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा से हम देख रहे हैं अमेरिका शीत युद्ध में माहिर रहा है। अब आप समझिए, इजराइल को आगे कर दिया, इजराइल से डायरेक्ट उन्होंने सीधा सीधा ईरान को जंग में भिड़ा दिया, लेकिन अमेरिका अभी भी पीछे है। पहले यह कहा जा रहा था कि साहब 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में अमेरिका हमला कर देगा। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि 2 हफ्ते में हमला कर देगा। हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, हम थोड़ी सी चीजों को समझ रहे हैं, रणनीति को समझ रहे हैं, स्थितियों परिस्थितियों को समझ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका इस बात को समझता है कि उसको सिर्फ दूसरे मुल्कों को आपस में भिड़ाना है, उनको युद्ध बेचने हैं, उनको माफ कीजिएगा, उनको हथियार बेचने हैं और युद्ध में ढकेलना है। अब आप समझिए, जनरल आसिफ मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हो चुके हैं, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को जिस तरीके से अमेरिका ने दावतनामा दिया, फिर दावत पे बुलाया, और अब तो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भी एयर बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। तो यानी कि अमेरिका ने गाहे बगाए उधर पाकिस्तान को अपने पक्ष में कर लिया, दूसरी तरफ वो सऊदी अरब को भी अपने पक्ष में कर चुका है, दूसरी तरफ वो जॉर्डन को भी कर चुका है, मिस्र को भी कर चुका है। लेकिन इसके साथ कौन है आप समझिए। लेकिन यह युद्ध भी अब वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा होने वाला है। अगर यह युद्ध इसी तरीके से चलता है, इसमें किसी दूसरे देश ने मध्यस्थता नहीं करी, अगर इसको नहीं रोका गया, क्योंकि इधर से अमेरिका साथ दे रहा है तो दूसरी तरफ से रशिया ने भी कह दिया है कि अगर आप युद्ध में डायरेक्ट उतरते हैं तो फिर यह वैश्विक शांति की ओर नहीं जाएगा। और इसी को लेकर आगे भी चर्चा करेंगे कि आखिर बैकफुट पर आने की क्या यही तो वजह नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली ड्रोन का ईरान पर अटैक सामने आया है। ईरानी इंजीनियरिंग मशीनरी को निशाना बनाया गया है। तो इजरायल का दावा, ईरान में कई सैनिक भी मारे जा चुके हैं। तो ईरान में युद्ध से प्रभावित इमारतों की मरम्मत की जा रही है और ये सैनिक वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात थे। तो देखिए, एक एक करके लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायली ड्रोन का ईरान पर अटैक और ईरानी इंजीनियरिंग मशीनरी को निशाना बनाया गया है। तो इजरायल का दावा है कि ईरान में कई सैनिक मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जंग तेज हो रही है तो कई लोगों की मौत भी हो रही है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका ने कह दिया है कि 2 हफ्ते मैं ईरान को देता हूं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से इजरायल की तरफ से ईरान में वाटर रिएक्टर्स के ऊपर हमला किया गया ताकि वहां पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनके ऊपर रोक लगाई जा सके। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि इजरायल ईरान महायुद्ध ईरान के साथ जो चल रहा है उससे क्या कुछ हो रहा है। तो ईरान के साथ इजरायल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इजरायल को कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा। गोला बारूद, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट का भारी भरकम खर्च भी उठाना पड़ रहा है। तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई है और इजरायल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की भी कमी है।
तो देखिए लगातार एक एक जानकारी आपके साथ साझा करते हुए, और इसी बीच मोहित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। तो मोहित, जिस तरीके से अब हम रूस और चीन की एंट्री की चर्चा कर रहे थे, तो क्या ये समझें कि जब रूस और चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन कर दिया है, तब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि किस तरीके से कूटनीति का इस्तेमाल करके इस युद्ध को रोकना होगा, और इसीलिए अब उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए हैं। देखिए, अक्सर युद्ध में हम ये देखते हैं, या जो हमारी निर्णायक जो रणनीति होती है, आक्रामक जो रणनीति होती है, उसमें तो अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 कदम पीछे खींचता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत तेजी से अटैक करने के लिए अपनी नई रणनीति बना रहा है। और अधिकतर हम देखते हैं शेर के मामले में ऐसे ही देखते हैं, लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन ऐसे नहीं है कि वो 2 कदम अगर पीछे खींचे तो बहुत तेजी से पलटवार करेंगे। अमेरिका यही करता रहा है, चाहे हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध देखा, और किस तरीके से लोगों को लड़ाया, आपस में उन्होंने रसद सप्लाई करी, आपस में उन्होंने हथियार बेचे, और फिर विश्व की महाशक्ति बनकर बैठ गया। अब आप एक बात समझिए, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, इसमें रशिया की भी एंट्री हो ही चुकी है। एक नाम इसमें और जोड़ दीजिए, वो नाम है चाइना का। चाइना और रशिया एक साथ खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही आप समझिए नॉर्थ कोरिया खड़ा हो गया है, यानी कि किम जोंग भी ये कह चुके हैं कि भैया वो खुल के इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, ईरान के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि एक तरफ से साउथ कोरिया खड़ा हो गया है, एक तरफ से रशिया खड़ा हो गया है, एक तरफ से चाइना खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ से कौन खड़ा है? G7 के देश किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं। उनके साथ कौन खड़ा है? अमेरिका। अब आप एक बात समझिए, अमेरिका ये कह रहा है कि परमाणु अपने कार्यक्रमों को ईरान रोक दे। ईरान ये कह रहा है इसमें आपके दखलंदाजी की जरूरत ही नहीं है। तो आप एक बात समझिए, जो अमेरिका के दुश्मन हैं वो इस समय ईरान के साथ खड़े हुए हैं। किम जोंग को आप लगातार देखते थे, हम अमेरिका उसको धमकाता था, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि साहब हम तो ईरान के साथ हैं। तो आप समझिए कि अगर इसको सही समय पर चीजें नहीं रोकी गई तो जिस तरीके से इस साल के बारे में प्रेडिक्शन किया गया था कि ये साल भी हर साल लगातार पिछले 2-3 सालों की तरह, क्योंकि 2022 का साल हो, 23 का साल हो, 24 का साल हो और साल 2025, लगातार ये जो ग्रह बन रहे हैं, नक्षत्र बन रहे हैं, जो घड़ियां बन रही हैं, वो लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं कि विश्व बिरादरी में शांति रहने वाली नहीं है। अभी तक हम यूरोपियन देशों को देख रहे थे, अब तो हम मिडिल ईस्ट में भी जमकर तनातनी देख रहे हैं, और ऐसी तनातनी देख रहे हैं कि अब वहां पे वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। एक तरफ ईरान है जो ये कहता है कि हम करबला के शहीद हैं, हमारे अंदर वो खून है कि हमने झुकना नहीं सीखा है, तो एक तरफ इजराइल है वो ये कह रहा है कि हमारे अंदर वो यहूदी खून है जिसने कभी रुकना नहीं सीखा है। तो इजराइल रुक नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है, और इस बीच में मजे कौन ले रहा है? आसिम मुनीर। दावतनामा उनको दिया गया, दावतनामा के बीच में वो दावत नष्ट कर आए हैं, और आप समझिए कि अब वो आप पाकिस्तान की भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर एंट्री होने ही वाली है। बिल्कुल मोहित, देखिए एंट्री लगभग हो ही गई है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से साफ साफ कहा गया है पाकिस्तान को कि इजराइल का समर्थन करिए। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान ने खुले तौर पर ईरान की तरफ से कहा ईरान को कि अगर इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर हमले किए जाते हैं ईरान के ऊपर तो आप चिंता मत करिए, हम ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति पाकिस्तान के लिए भी मोहित खड़ी हो गई है। ऐसे में क्या लगता है कि आसिम मुनीर का अमेरिका जाना, दावत में शामिल होना, और अब क्या अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान इजराइल का साथ देगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की खबरें उड़ी जरूर थी मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात का खंडन कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पश्चिमी मीडिया के कुछ अखबारों में, कुछ चैनल्स पर ये खबरें फ्लैश की गई थी, लेकिन वो ना इजराइल की तरफ से हैं जंग में, ना वो ईरान की तरफ से हैं, और ना ही वो कोई परमाणु हमला करने जा रहे हैं। आप एक बात समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका तो ऑलरेडी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगर उसको बचाने का काम आ भी पड़ा, अगर वो जरूरत आ भी पड़ी, तो सबसे पहले अमेरिका को आगे आना चाहिए। आप एक बात समझिए, पाकिस्तान को खूब पता है, पाकिस्तान अभी ऑलरेडी पहले ही पिट चुका है। अब तो वो इस जुगाड़ में है कि साहब उसे कोई उससे उसके रनवे ले ले, जिसकी अभी खबर भी उड़ रही है कि अमेरिका उसके रनवे का इस्तेमाल करने की इजाजत पाकिस्तान से मिल चुकी है। तो पाकिस्तान तो साहब ये सोच रहा है कि कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो, दूसरा देश हो, उसके रनवे को बस रिपेयर कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की तो हालत ऐसी हो चुकी है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो देख रहा है कि साहब दर्जी नहीं मिल रहा है, कम से कम कोई आके रफू कर दे। यही वजह है पाकिस्तान के रनवे
रनवे पूरी तरीके से आप समझिए कि बर्बाद हो चुके थे, वो चाहे वो सरगोधा का हो, चाहे वो दूसरे रनवे हो। यही वजह है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि उसके रनवे को कोई आए रिपेयर कर दे। अब तो अमेरिका से भी यही उम्मीद लगाए बैठ रहा है, लेकिन अमेरिका इस समय अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, प्रत्यक्ष तौर पर ही सही इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और अधिकतर देश ईरान के साथ भी खड़े हुए हैं। दोनों तरफ से भयंकर परिस्थितियां बनी हुई हैं। लगभग आप ये समझिए एक एक दिन में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 593 मिलियन डॉलर का तो अभी तक ईरान की तरफ से बताया गया था कि शायद शुरुआत के 2-3 दिनों में इतना खर्चा हो चुका है। तो आप समझिए कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, इनकी जीडीपी बहुत तेजी से गिर रही है। इसमें हमारे पास बहुत सारी मौके हैं। ऐसे में एशिया में सुपर पावर बनने का सपना अगर भारत देखता है तो उसमें कोई गुरेज भी नहीं है। हमारे पास अपने रक्षा जो हमारे उत्पाद हैं उनको निर्यात करने का, उनको सही देशों में निर्यात करने का हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है। लेकिन भारत की रणनीति क्या रहती है, भारत की किस स्थितियों परिस्थितियों में किस तरीके से अपनी विदेश नीति को किस तरीके से धार देता है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और भारत आप ये मान के चलिए ऐसे सभी मौकों पर हमेशा से तटस्थ ही रहा है और यही वजह है कि अमेरिका जैसा ढुलमुल और गोलमोल रवैया भारत का तो कम से कम नहीं रहा है। बिल्कुल। और मोहित देखिए, हमारे दोनों ही देशों के साथ संबंध काफी अच्छे हैं और इसीलिए देखना भी होगा कि भारत आगे क्या कुछ कहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात मोहित, अगर अमेरिका की ही बात कर लें तो अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आया है एक और, जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास जो परमाणु बम बनाने की क्षमता है वो काफी अधिक है और अगर खेमनेई एक बार इजाजत दे दें तो ये बम 1 हफ्ते के अंदर ही बना लिए जाएंगे। तो अब इस तरीके का बयान देना और इस तरीके से बातें कहना, क्या कुछ अमेरिका दर्शाना चाहता है, दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता है। इस बात से हर किसी को इत्तेफाक रखना पड़ेगा कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश होने की ओर अग्रसर है। उसको पता है जिस कल वाटर रिएक्टर पर इजराइल ने हमला किया था, आप समझिए उसकी कैपेसिटी साल में 2 परमाणु बम बनाने की है। इसी तरीके से जो खुंडव एरिया है, जो कि जहां पर ID-40 की बात की जा रही है, वहां पर भी एक ईरान का बहुत बड़ा परमाणु संयंत्र है। तो अमेरिका इस बात को समझता है कि और उसको भेदना इतनी जल्दी भी आसान नहीं है, कम से कम इजराइल के बस की बात नहीं है। तो जिस तरीके की बात यह भी सामने आई कि खामनेई जिस बंकर में छुपे हुए हैं, या जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो जमीन से लगभग 900 मीटर अंदर है। आप एक बात समझिए कि इतना गहराई में जाकर, अगर मैं गलत नहीं हूं जो मैंने जानकारी ली इस हिसाब से, अगर इतने नीचे जाकर वो खुंडब एरिया खासतौर पर उसकी बात करें, वो इतना सुरक्षित अगर परमाणु कार्यक्रम है तो इजराइल के पास अभी ऐसी तकनीक और मिसाइलें नहीं है जो उसको नष्ट कर सके। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा बताया जा रहा है कि 1-2 बम ऐसे हैं कि जो उस साइट को पूरी तरीके से क्रैश कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका को भी अभी उतनी जल्दी सफलता कुछ ऐसी मिलेगी नहीं। ये जरूर है, हो सकता है कि ईरान हमसे कुछ छुपा रहा है, विश्व बिरादरी से भी छुपा रहा है और बहुत लाजिम भी है। और आप एक बात समझिए, मेरा एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर कोई देश परमाणु शक्ति संपन्न बनने की ओर अग्रसर होता भी है तो आखिरकार उससे अमेरिका को क्या परेशानी है? क्योंकि पोखरण में भी जब भारत ने टेस्ट किया था, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस वक्त हमने देखा था किस तरीके से अमेरिका ने अपनी तनातनी दिखाई थी, लाल आंखें दिखाई थी। उस समय भी हमारे साथ एक ऐसा मजबूत नेतृत्व था, हमारे पास ऐसी लीडरशिप थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ साफ कह दिया था कि हम अमेरिका के दबावों से के आगे झुकने वाले नहीं हैं। विश्व बिरादरी ने हमारे ऊपर तमाम तरीके के सैंक्शन लगा दिए थे, तमाम तरीके की चीजें हमारे ऊपर लगाई गई, लेकिन हम तब भी नहीं झुके थे। तो चाहे अमेरिका, आपने भारत का जिक्र कर दिया है तो एक बात साफ कर देते हैं कि भारत ने अपने प्रोटेक्शन के लिए परमाणु हथियार बनाने शुरू किए थे, परीक्षण किया था। लेकिन बात अगर ईरान की है तो ये बात अमेरिका को भी पता है और इजराइल को भी कि दोनों की ही सुरक्षा को इससे काफी खतरा है और यही वजह है कि दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया मोहित। तो देखिए, एक एक जानकारी मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला आपको दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही 2 कदम पीछे लिए हैं, लेकिन उनकी एक नई रणनीति तैयार हो रही है कि कैसे इस युद्ध को समाप्त करना है।